दोस्तों क्या हालचाल है। सब बढ़िया ठीक ठाक। और आज हमारी सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले हम 3 लेक्चर इसमें डाल चुके हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो घटना चक्र के रहेंगे। और इन प्रश्नों की जो है विस्तृत व्याख्या जो है हम करेंगे। और जो आपके परीक्षा उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। क्या आंसर होगा इसका? कौन थे पुरातत्व खुदाई के प्रभारी? पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो सर जॉन मार्शल है। सर जॉन मार्शल। क्योंकि जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी 1921 और 22 में, तब भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। तो इस प्रकार से मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन है? तो सर जॉन मार्शल इसके प्रभारी है। ठीक है। और जो एक प्रश्न और ये आता है कि जो सिंधु सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इसे सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया था दोस्तों? तो इसे सिंधु सभ्यता नाम भी सर जॉन मार्शल ने दिया है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन हैं? बताओ क्या आंसर होगा। उन 2 भारतीयों का नाम बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से संबंधित हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी है। इसका आंसर क्या होगा? राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। क्योंकि जब हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। ठीक है। तो जब हड़प्पा सबसे पहले प्रकाश में आने वाला स्थल है, हड़प्पा क्या है? प्रकाश में आने वाला सबसे पहला स्थल है। और इसलिए हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है उनमें कौन कौन है? तो दयाराम साहनी है और राखलदास बनर्जी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जोड़ी दी हुई है, जोड़ी मिलान करना है और उनमें से क्या छांटना है? अपन को नहीं छांटना है। ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, पेपर में जो है हम जल्दी जल्दी पूरे प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं छांटना है अपन को। ठीक है। ह्यूमन एरर क्या होती है? यही तो होती है कि अपन जो है देखा और झट से पढ़ा के सही पूछा होगा। ठीक है। तो हड़प्पा दयाराम सारी पहला ही लगा के निशान और जो है आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? नहीं। ठीक है। तो नहीं बताना है कौन सा इसमें जो है सही नहीं है। ठीक है। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? तो 1921 ईस्वी में की थी। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। वहीं लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज एसआर राव ने 1957 ईस्वी में की थी। लोथल की खोज कब की थी? 1957 ईस्वी में। किसने की थी? तो एसआर राव ने की थी। वहीं सुरकोतड़ा की खोज किसने की थी? तो सुरकोतड़ा की खोज जो है जेपी जोशी या जगपति जोशी ने की थी। किसने की थी? जेपी जोशी या जगपति जोशी ने की थी। ठीक है। और वहीं धौलावीरा की खोज किसने की है? तो धौलावीरा की खोज भी दोस्तों जेपी जोशी ने की है। किसने? जेपी जोशी। ठीक। तो धौलावीरा की खोज भी जेपी जोशी ने की है। ठीक है। तो इस प्रकार से हड़प्पा की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने की है। ठीक है। और लोथल की खोज किसने की है? तो एसआर राव ने की है। सुरकोतड़ा की खोज किसने की है? तो जेपी जोशी ने की है। और धौलावीरा की खोज किसने की है? जेपी जोशी ने की है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया दोस्तों, क्या क्या दे रहा है क्वेश्चन में? जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। तो बताओ कौन इसके महत्व को नहीं समझ पाया? महत्व को नहीं समझ पाया। ठीक। क्या आंसर होगा इसका? इसका जो सही आंसर है वो अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। क्योंकि जब 1853 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में जब इस टीले
का दौरा किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने, इस टीले की जो यात्रा की, उस टीले को देखने के बाद भी वो इसके महत्व को नहीं समझ पाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम, जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं है? पूरे प्रश्न को पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, नहीं पूछा है इसमें, क्या पूछा है? नहीं है। ठीक, नहीं है। तो आर डी बनर्जी मतलब राखलदास बनर्जी तो जुड़े हुए हैं, के एन दीक्षित ये भी जुड़े हैं, और एम एस वत्स या माधव स्वरूप बस ये भी जुड़े हैं, ये नहीं जुड़े हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी ए स्मिथ, जो इससे जुड़े नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के या भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम बताना है आपको, कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। ठीक है, घटते हुए क्रम में बताना है आपको। बताओ क्या होगा इसका आंसर? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी की सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति। ठीक है, तो सोने के सिक्के देखें हम तो सोने के सिक्के दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मिलते हैं। कब? दूसरी दूसरी अरे दूसरी शताब्दी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व जो है सोने के सिक्के, और सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे। वहीं सोने से संबंधित एक और प्रश्न है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के हैं वो गुप्त शासकों ने जारी किए थे। तो सोने से संबंधित तीन है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए हैं? तो हिंद यूनानी शासकों ने किए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने किए हैं? तो कुषाण शासकों ने। और सर्वाधिक पूछे अगर संख्या, सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्त शासकों ने जारी किया। ठीक है, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, ये कब दिखाई देते हैं हमें? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है आहत सिक्के मिलते हैं हमें। ये धातु होती है, उस पर जो ठप्पा लगा दिया जाता था। तो इस प्रकार के जो सिक्के हैं हमें वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होते हैं। वहीं हमें लोहे का हल कब से मिलेगा? तो लोहे की जो खोज है वो 1000 ईसा पूर्व में हुई है। ठीक है, लोहे की खोज कब हुई है? 1000 ईसा पूर्व में। तो उसके बाद में जो है लोहे का हल बनाया गया होगा दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद नगर संस्कृति का अर्थ क्या है? तो नगर संस्कृति का अर्थ है यहाँ सिंधु सभ्यता। क्या है? सिंधु सभ्यता, क्योंकि सिंधु सभ्यता है वो विकसित एवं नगरीकृत सभ्यता है, विकसित एवं नगरीकृत सभ्यता है सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, ओके, 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। हालांकि जो विद्वान हैं उन्होंने सिंधु सभ्यता से संबंधित कालक्रम के अलग अलग जो है मत दिए हैं, लेकिन जो है डीपी अग्रवाल और जो कार्बन डेंटिंग पद्धति है उसके अनुसार 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, तो इसे हम मिलाएंगे। अब सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले जी चौथा नंबर आएगा, क्योंकि 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व है तो चौथा। उसके बाद जो है 1000 ईसा पूर्व आएगा तो ये तीसरा। उसके बाद जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आएगा तो उसके बाद दूसरा, और उसके बाद दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व पहला। 4 3 2 1, तो कहाँ है आंसर? 4 3 2 1 अपना जो है डी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड कितना है? तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। वहीं लोहे की खोज है वो 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से लोहे का हल है वो 1000 ईसा पूर्व में, और आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होते हैं। वही सोने के सिक्के हैं वो हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। किस धातु का प्रयोग किया है मानव ने? सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? बताओ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तांबा है,
क्योंकि अगर आप जो है सिंधु सभ्यता देखें, क्योंकि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता में तावा प्लस टिन, तावा प्लस टिन बराबर क्या मिल रहा था? कांसा। तो तांबा प्लस टिन बराबर कांसा बनता है। और जो है तांबा कहाँ से मंगा रहे थे सिंधु सभ्यता के लोग जो है? तो राजस्थान में खेतड़ी की खान है। राजस्थान में कौन सी खदान है भाई? खेतड़ी की खदान, खेतड़ी। तो जो है तांबा कहाँ से मंगा रहे थे? तो राजस्थान के खेतड़ी की खदान से मंगा रहे थे। वहीं जो है टिन कहाँ से मंगवा रहे थे? तो अफगानिस्तान से टिन मंगा रहे थे ये लोग, अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान से टिन। तो इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों की केमिस्ट्री कितनी जबरदस्त रही होगी दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो तांबा प्लस टिन बराबर कांसे का निर्माण करते थे। इसलिए जो है सिंधु सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि जो है सर्वाधिक देखें हम, सर्वाधिक सर्वाधिक जो है किस धातु का प्रयोग किया है सिंधु सभ्यता के लोगों ने? तो कांसे का प्रयोग किया है। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो आपको बताना है कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो लोथल से हमें हाथी दांत का पैमाना मिला है। और अगर पैमाने की बात करें, किसकी? पैमाने की, तो हमें पैमाने कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो जैसे तांबे का पैमाना, किसका पैमाना? तांबे का पैमाना। तो तांबे का जो पैमाना है, तांबे का पैमाना हमें हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। तांबे का पैमाना कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। वहीं सीप का पैमाना, किसका पैमाना? सीप, सीप का पैमाना, सीप का पैमाना। आप कहोगे सीप क्या होता है? तो शंख जो होता है उसी को सीप कहते हैं। तो सीप या शंख का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो मोहन जोदड़ो से हुआ है। मोहन जोदड़ो से हमें सीप या शंख का पैमाना प्राप्त हुआ है। और वही जो है हाथी दांत का पैमाना देखें हम, हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना। तो हाथी दांत का पैमाना जो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से देखें हम, पैमाने के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों को अंक गणित का ज्ञान रहा होगा। सिंधु सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान रहा होगा? अंक गणित का ज्ञान रहा होगा, अंक गणित। ठीक है, तो दोस्तों अंक गणित का ज्ञान जो है सिंधु सभ्यता के लोगों को रहा होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो आपको बताना है कि हड़प्पा के जो स्थल हैं उनमें से किस धातु के साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं हमें। ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा। और अब तक की जो क्लास देखी होगी अगर आपने सही से, तो आप इसका आंसर जो है मार दोगे। ठीक है, किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा स्थल से? ठीक है, तो तांबे की तो प्राप्ति हुई है। तो क्योंकि तांबा प्लस टिन मिलाकर क्या बना रहे थे? कांसा बना रहे थे। अभी मैंने बताया कि तांबे का पैमाना कहाँ से मिला है? तो तांबे का पैमाना जो है हड़प्पा से मिला है। ठीक है, तो तांबा तो मिल रहा है। वहीं जो है सोना देखें हम, तो हड़प्पा से, जो हड़प्पा है, हड़प्पा से सोने का कंगन मिल रहा है। हड़प्पा से सोने का कंगन मिल रहा है। वहीं हड़प्पा से जो गला होता है, गले में जो है मनके वाला हार मिल रहा है सोने का। तो सोने के मनके वाला हार मिल रहा है कहाँ से? हड़प्पा से। वहीं अगर हम चांदी की बात करें, तो मोहनजोदड़ो से चांदी का कलश प्राप्त हो रहा है। मोहनजोदड़ो से चांदी का कलश प्राप्त हो रहा है। और एक मोहर में एक सरंगी पशु अंकित, मतलब एक सरंगी पशु अंकित चांदी की 2 मोहरें मिल रही हैं हमें। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। एक सरंगी पशु अंकित चांदी की 2 मोहरें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रही हैं। और अगर हम लोहे की बात करें, तो लोहे की खोजी कब हुई है? 1000 ईसा पूर्व में हुई है दोस्तों। तो जो है हड़प्पा से कैसे मिल सकता है लोहा? तो इसका जो आंसर होगा वो लोहा होगा। क्योंकि अपन को जो है क्या देखना था इसमें कि किस धातु की प्राप्ति हमें हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। तो लोहे की जो है प्राप्ति हमें हड़प्पा स्थल से, किसी भी हड़प्पाई स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटी में स्थित है? बताओ कौन सा जो है घग्गर और उसकी नदी घाटी में स्थित है।
तो आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला है। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी आएगी यहाँ पे? हिंडन नदी। तो आलमगीर जो है किस नदी के तट पर है? आलमगीरपुर है जो है हिंडन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। वहीं लोथल देखें तो लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में अहमदाबाद जिला है। लोथल कहाँ है? गुजरात में अहमदाबाद जिला है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। वहीं अगर मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों, तो जो मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। वहीं अगर बनावली की बात करें तो बनावली कहाँ है? तो बनावली हरियाणा के हिसार जिले में जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। बनावली किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। बनावली के साथ साथ जो है राखीगढ़ी भी हरियाणा के हिसार जिले में जो है घग्गर की जो है सहायक नदी है ना, वहां स्थित है, ठीक है। तो उसी के जो है आसपास जो है हमें बनावली भी मिलेगा, उसी के आसपास जो है राखीगढ़ी भी मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? बनावली इसका आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है अपन को, ठीक है। तो सही कौन कौन से है इसमें? तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, बताओ। मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा ऑप्शन है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। और तीसरा ऑप्शन है कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। बताओ क्या आंसर होगा इसका? पहला ऑप्शन क्या है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल है, ये पहला सही है। दूसरा क्या है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जो है सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है वो विकसित एवं नगरीकृत सभ्यता है। विकसित एवं नगरीकृत सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? विकसित एवं नगरीकृत सभ्यता है। और यहाँ जो सड़कें हैं वो परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। किस प्रकार से? जैसे ये सड़कें हैं, जो मुख्य सड़कें होती थी वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में, जबकि जो अन्य एवं सहायक सड़कें होती थी जो पूर्व से पश्चिम दिशा में होती थी। तो इस प्रकार से जो सड़कें हैं वो परस्पर एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती हैं। जो समकोण है 90 डिग्री का जो कोण बनाता है समकोण में, ठीक है। वहीं जो है सड़क के दोनों किनारे, तो सड़क के दोनों किनारे हमें नालियां भी प्राप्त होंगी। सड़क के दोनों किनारे क्या प्राप्त होगा? नालियां। तो इस प्रकार से ये नालियां हैं सड़क के दोनों ही किनारे, ठीक है। इस प्रकार से सड़क के दोनों ही किनारे हमें नालियां मिलेंगी, ठीक। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता में जो सड़कें एवं नालियां हैं वो ग्रिड पद्धति पर आधारित हैं। सड़कें परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। अगर नालियों को देखें तो जो नालियां बनी होती थी उनमें जगह जगह छिद्र बने हुए होते थे, मतलब हॉल बने हुए थे इस प्रकार से। तो जैसे कोई पानी आया इधर से जो है इस गड्ढे में जो है कूड़ा कचड़ा भरा, और इस कूड़े कचड़े को जो है बाहर निकाल कर जो यहाँ गड्ढा खोद कर इसमें दफन कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सिंधु सभ्यता की जो नालियां हैं सड़कें हैं वो बेहतरीन थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर दूसरा तो सही है। अब अब बचा ऑप्शन तीसरा। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। अरे भाई, धातुओं के उपयोग का पता था, क्योंकि तांबे का उपयोग कर रहे हैं वो, ठीक है। तांबे का उपयोग कर रहे हैं, चांदी का उपयोग कर रहे हैं, सोने का उपयोग कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? केवल एक और दो होगा। एक और दो। ये धातु के उपयोग का पता नहीं था, पता था भाई, तो ये तो गलत हो गया ना। तो एक और दो इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जो कथन दिया हुआ है, दो कथन, एक कथन है और एक कारण है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण क्या दिया हुआ है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। बताओ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये कथन है।
कारण क्या है कि वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये तो सही है ना कि वो विलुप्त हो गए थे या विलुप्त हो गए हैं इसमें, लेकिन क्या लिखा होता ना, विलुप्त हो गए थे। ठीक है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है विलुप्त हो गए थे, सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो ये भी सही है, वो खुदाई के दौरान ही प्रकट हुए थे। लेकिन कथन का जो है कारण है ये सही नहीं है, क्योंकि अगर इसमें दिया होता कि वो बाढ़ के कारण नष्ट हो गए, या वो जो है आर्यों के आक्रमण के कारण नष्ट हो गए, वह जो है भूतात्विक परिवर्तन के कारण नष्ट हो गए, ठीक है, या वो जलवायु परिवर्तन या जो है मलेरिया जैसी महामारी के कारण जो है नष्ट हो गए, इस प्रकार से जो है कारण दिया होता तो सही होता। तो इसलिए कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो है कारण है वो जो है कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, तो ए और बी मतलब ए और आर दोनों सही है, किंतु आर है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है, ए का ये आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो शैल का मतलब होता है क्या, पत्थर। ठीक है, तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, इसी को मैं जो कहूँ कि पत्थर का बना जलकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है। शैलकृत माने पत्थर, तो यही है कि पत्थर से बना जलकुंड, पत्थर से बना जलकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है, पत्थर से बना जो है जलकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पत्थर से बना जलकुंड है वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो धौलावीरा से जो है हमें पत्थर से बना जलकुंड प्राप्त हुआ है, यहीं से जो है 16 विशाल जलाशयों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ जो है विश्व का सबसे बड़ा जलाशय मिला है हमें। ठीक है, जो तत्कालीन सभ्यताओं में सबसे बड़ा जलाशय है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसका आंसर क्या होगा, धौलावीरा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में स्थित है दोस्तों। तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, धौलावीरा जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है। कौन सा हड़प्पीय नगर है वो 3 भागों में विभाजित है। तो सिंधु सभ्यता के जो प्राय क्षेत्र था या सिंधु सभ्यता के जो नगरों का क्षेत्र था वो प्राय 2 भागों में विभाजित था। ठीक है, एक पश्चिम में और एक पूर्व में, एक पश्चिम में और एक पूर्व में। तो पश्चिम में जो होता था ना दोस्तों उसे कहा जाता था दुर्ग। ठीक है, और जो पूर्व में होता था उसे कहा जाता था निचला नगर। इसे क्या कहा जाता है, दुर्ग, और इसे क्या कहा जाता है, निचला नगर, निचला नगर। ठीक है, तो ये तो रहती थी सामान्य विशेषताएं सिंधु सभ्यता के क्षेत्रों की, कि जो पश्चिम में होता था उसे दुर्ग और जो है पूर्व में स्थित होता था उसे निचला नगर कहा जाता था। निचला नगर क्यों कहा जाता, क्योंकि जो है ये इसकी तुलना में जो है नीचे स्थान पर बना हुआ होता था। और जो दुर्ग है और जो निचला नगर है, अगर हम जो है बात करें अगर धौलावीरा की, तो इसके बीच में जो है एक और क्षेत्र है। तो अगर जो बात करें कि सिंधु सभ्यता के जो प्राय नगर हैं वो 2 भागों में विभाजित है, वहीं अगर धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा कितने भागों में विभाजित है, 3 भागों में, 1 2 3। ये इस बीच वाले को क्या कहा जाता था, मध्यम नगर, मध्यम या मध्यमा नगर कह दो, मध्यम नगर। ठीक है, तो दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। और प्रत्येक भाग की जो है जो प्रत्येक क्षेत्र है, इस प्रत्येक क्षेत्र की जो है बाउंड्री वॉल कर दी जाती थी या जो है दुर्गीकृत था। प्रत्येक भाग जो है दुर्गीकृत था दोस्तों, प्रत्येक भाग जो है दुर्गीकृत था। और वहीं जो है दुर्ग एवं मध्यम नगर के बीच में यही जो है हमें किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों, स्टेडियम। तो स्टेडियम या क्रीड़ा स्थल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो स्टेडियम या क्रीड़ा स्थल के साक्ष्य हमें धौलावीरा से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आज हम देखें वर्तमान समय में कि जो है आजकल खेलों का जो प्रचलन है वो एक रूप से मानसिकी रह गया है। शारीरिक जो है मेहनत नहीं रही है, क्योंकि मोबाइलों में इस प्रकार के गेम आते हैं कि जो है छोटे छोटे बच्चे हैं वो ना समझ तो होते ही है, तो जो है मोबाइलों में लगे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। उनमें गेम में पबजी गेम है, कई गेम है ऐसे जो है उसी से लगे रहते हैं। और कहीं ना कहीं जो है एक शारीरिक जो गेम होता है, शारीरिक खेल होता है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है और भी कई खेल हैं, तो उन खेलों से क्या होता है कि आपका जो शरीर है वो जो है मजबूत रहता है
और जब शरीर मजबूत रहेगा तो मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है बच्चे हैं उन्हें थोड़ा जो है शारीरिक जो खेल होते हैं वो भी खिलाना चाहिए। ठीक है, मोबाइल से जो है दूर रखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल की लत जो है बच्चों में जो है आंखों की तो जो है प्रॉब्लम आ ही रही है, साथ साथ जो है मानसिक रूप से भी पीड़ित हो रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 3 नगर अभी बताया मैंने कि धौलावीरा का जो भाग है वो 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, धौलावीरा होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है क्या होगा। इतने बड़े क्वेश्चन में उन्नत जल संचयन, आपको ये तो समझ ही आ रहा होगा ना। तो उन्नत जल संचयन का मतलब क्या है, उन्नत जल संचयन का मतलब उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था है। उन्नत जल प्रबंधन, उन्नत जल प्रबंधन। तो मैंने बताया था अभी आपको कि उन्नत जल प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो हमें धौलावीरा से प्राप्त हो रही है। कहाँ से, धौलावीरा से। धौलावीरा से हमें 16 विशाल जलाशयों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा से ही हमें एक ऐसा विश्व का सबसे बड़ा जलाशय प्राप्त हुआ है जो तत्कालीन सभ्यताओं में सबसे बड़ा जलाशय है। ठीक है, तत्कालीन सभ्यता कौन सी, मिस्र की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है, तो उन सभ्यताओं में जो है सबसे बड़ा जलाशय कहाँ से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, धौलावीरा। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक उन्नत जल प्रबंधन, तो वही क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, धौलावीरा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्वि शव संस्कार के साक्ष्य प्राप्त हुए या डबल बेरियल का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो इसी को कहें हम युग्मित समाधान। युग्मित क्या, युग्मित समाधान। तो युग्मित समाधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों, बताओ। युग्मित समाधान ऑप्शन दिए हुए हैं पुंतासी, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा। युग्मित समाधान। ठीक है, तो इसका जो आंसर देखें हम तो लोथल भी होगा और कालीबंगा भी होगा। लोथल भी होगा और कालीबंगा भी होगा। कैसे, क्योंकि कालीबंगा से हमें एक युग्मित समाधान, एक युग्मित समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। समाधान, ठीक है, क्या पूछा है इसमें, युग्मित समाधान ही तो पूछा है, द्विशव संस्कार। तो एक युग्मित समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, कालीबंगा से प्राप्त हो रहे हैं। युग्मित का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पुरुष और साथ में जो है महिला। तो पुरुष और महिला दोनों को जो है साथ में दफनाया गया है, कहाँ, कालीबंगा में। तो इस प्रकार की जो है हमें वहां से समाधान प्राप्त हुआ है, कहाँ से, कालीबंगा से। और यहाँ पुरुष के साथ साथ जो है महिला को दफनाया गया है। तो इसलिए जो है इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता में कहीं ना कहीं जो है सती प्रथा के अंश देखने को मिलती है। लेकिन जो है पूर्णतः हम ये नहीं कह सकते कि सिंधु सभ्यता में जो है सती प्रथा रही ही होगी। ठीक है, इसी प्रकार से जो है लोथल से देखें तो लोथल से हमें 3 युग्मित समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। 3 युग्मित, ठीक है, तो लोथल से हमें 3 युग्मित समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो है लोथल भी इसका आंसर होगा और कालीबंगा भी होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि सर्वाधिक युग्मित समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, तो आपका आंसर होता लोथल, क्योंकि लोथल से 3 युग्मित समाधान के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि द्विशव संस्कार या युग्मित समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका आंसर लोथल भी होगा और कालीबंगा भी होगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है। तो सनौली से क्या प्राप्त हुआ है, पहले तो ये बताओ कि सनौली है कहाँ, सनौली है कहाँ, किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सनौली जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। सनौली कहाँ है, तो सनौली जो है कहाँ मिलेगी अपन को, उत्तर प्रदेश में मिलेगी। और वहीं देखें अगर सनौली से क्या प्राप्त हुआ है उत्खनन से, तो 125 मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। कितने, 125 दोस्तों। तो 125 मानव समाधान के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो सनौली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
इसके बाद अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल है मांडी, भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो मांडी, मांडी किस राज्य में स्थित है? बताओ क्या आंसर होगा। मांडी कहाँ है? तो मांडी जो है उत्तर प्रदेश में है। मांडी, मांडी जो है कहाँ है? मांडी जो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, तो सबसे पहले जो है कपास की खेती जो है कहाँ की गई थी दोस्तों, ये बताना है आपको। और कपास से आपको पता ही होगा कि वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, तो कपास की खेती सबसे पहले कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो कपास की खेती हमें जो है भारत में मिलती है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत देखें हम तो जो है मोहनजोदड़ो से हमें सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से हमें सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और एक नवीन खोज के अनुसार जो है सूती वस्त्र का साक्ष्य हमें हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से अब जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही स्थानों से सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वहीं जो है मेहरगढ़ से देखें तो मेहरगढ़ से भी कपास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो वो भारत में किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में। ठीक, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो जो है पुट दिए गए हैं, उन पुटों को देखना है आपको, जो है सही कथन चुनना है। क्या करना है? सही कथन चुनना है। 3 कथन दिए हुए हैं कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत देखें हम, क्या उनके जो है विशाल महल और मंदिर है? वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो पहला ही प्रश्न जो है कथन देखें हम कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो मंदिर कहाँ मिल रहे हैं भाई? मंदिर कहाँ मिल रहे हैं? क्योंकि मंदिर का जो है साक्ष्य है वो गुप्त काल से प्राप्त हुआ है। मंदिर कब से मिलना से स्टार्ट हुए हैं? गुप्त काल से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ जरूर कह सकते हैं हम कि सिंधु सभ्यता से जो संभवतः मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें अनेक स्त्री मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें अनेक स्त्री मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मृण मूर्तियों का अर्थ होता है दोस्तों मिट्टी की मूर्तियां। ठीक है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें अनेक स्त्री मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में जो है संभवतः मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से माना जा सकता है। लेकिन जो है मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हमें, क्योंकि मंदिर जो है हमें गुप्त काल से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ठीक, इसके बाद देखें कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये तो सही है, क्योंकि वो देवियों के रूप में जो है मातृ देवी की पूजा करते हैं। मातृ देवी या उर्वरता की देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, और जो है मूर्ति पूजा में जो स्त्री की मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो, तो इस प्रकार से जो है देवी की पूजा कर रहे हैं। वही देवताओं की देखें हम तो मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मोहर प्राप्त हुई है हमें जिसमें एक जो है व्यक्ति है जिसे पशुपति शिव नाम दिया गया है। उसके सिर पर जो है 3 सींग है, और जो है दाएं ओर जो है बाघ है, हाथी है, और जो है बाईं ओर देखें हम तो गैड़ा और भैंसा देखने को मिलता है। वहीं जो है पैरों के पास 2 हिरन है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमें मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मोहर प्राप्त हुई है जिसमें जो है पशुपति शिव अंकित मोहर प्राप्त हुई है। जो आज वर्तमान में शिव जी की पूजा है वो कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो है पशुपति नाथ या आद्य शिव की पूजा ये लोग करते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दूसरा ऑप्शन सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो है वह दायमाबाद से देख सकते हैं हमें एक रथ मिला है, लेकिन जो वो रथ है वो बैलगाड़ी है एक प्रकार से, क्योंकि उसमें जो है 2 बैल लगे हुए आगे, और एक जो है गाड़ीवान या जो उसे गाड़ी को चलाने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कांसे का रथ है वो हमें दायमाबाद से प्राप्त हुआ है, या बैलगाड़ी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वह जो है दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। लेकिन जो है युद्ध में जो है घोड़े रथ को खींचा करते थे, तो ये ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो शांति प्रिय लोग हैं। कैसे लोग हैं? शांति प्रिय लोग हैं, उनको जो है लड़ाई झगड़ा युद्धों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? केवल 2, और केवल 2 ये दिया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको जो है सही कथन छांटना है इसमें। तो दो कथन दिए हुए हैं, दो कथन में से आपको जो है सही कथन छांटना है। ठीक है, पहला कथन है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये बात तो सही है कि सिंधु सभ्यता है वो लौकिक सभ्यता है और पारलौकिक चीजों से उनका कोई मतलब नहीं है, वो यही लौकिक बात करते हैं। धार्मिक तत्व उपस्थित है क्योंकि हमें मूर्ति पूजा मिल रही है, स्वास्थ्य का मतलब प्रतीक के रूप में मिल रहा है, चक्र प्रतीक के रूप में मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है धार्मिक तत्व देखने को मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो सही बात है, बिल्कुल कपास से जो है वस्त्र बनाए जाते थे क्योंकि जो है मोहनजोदड़ो से हमें सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और वहीं जो है हड़प्पा से भी जो है सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो इसमें जो है आंसर क्या होंगे, एक और दो, दोनों ही जो है आंसर सही होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न स्थानों में से किस एक पर स्थान पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त होती है। तो वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है। वृषभ माने क्या होता है, बैल, क्या होता है, बैल। तो जो है वृषभ मुद्रा या वृषभ मोहर या बैल की मोहर कहाँ से प्राप्त हो रही है। तो वृषभ मोहर है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रही है। कहाँ से प्राप्त हो रही है, मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत देखें हम कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो सर्वाधिक मोहरें जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं और जो मोहनजोदड़ो से मोहरें प्राप्त हुई हैं वो टोटल मोहरों का कितना % प्राप्त हुआ है, 68% मोहरें केवल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। वहीं जो है 19% मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो 19% मोहरें हैं वो हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। तो सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से और उसके बाद जो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ठीक है, और मोहरों में अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि मोहरों में किसका अंकन नहीं है, तो घोड़ा, ऊंट और गाय का अंकन नहीं है। किनका अंकन नहीं है मोहरों में, घोड़ा, ऊंट और गाय। ठीक है, घोड़ा, ऊंट और गाय का जो है हमें अंकन नहीं मिलता है मोहरों पर। ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मोहरें मिल रही हैं, 68% मोहरें। ठीक है, हड़प्पा से जो है 19% ही मिल रही हैं। मेसोपोटामिया की बड़ी बेलनाकार मोहर भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रही है। मेसोपोटामिया की बड़ी बेलनाकार मोहर भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन जो है हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। ये इसका आंसर तो बता चुका हूं मैं, क्योंकि मैंने बताया अभी कि मोहरों पर जो है घोड़ा, ऊंट और गाय, इन तीनों का अंकन नहीं मिल रहा है। तो देख लो आप जो है, तो इसमें जो है घोड़ा है। ठीक है, तो घोड़े का अंकन नहीं है। ठीक है, घोड़ा, ऊंट और गाय, इन तीनों का ही अंकन जो है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उनमें से किसी मोहर पर भी घोड़ा, ऊंट और गाय का अंकन नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, बताओ कौन से अवशेष जो है प्राप्त नहीं हुए हैं। हाथी के अवशेष, तो हाथी का तो हाथी दांत का पैमाना मिल रहा है कहाँ से, जो है लोथल से। और गुजरात के लोग हाथी पालते भी थे सिंधु सभ्यता के अंतर्गत। गाय, आप कहेंगे गाय के अवशेष मिल रहे हैं, तो गाय के अवशेष मिल रहे हैं क्योंकि जब बैल मिल गया तो गाय नहीं मिलेगी, है, तो गाय के अवशेष मिल रहे हैं। वहीं जो है घोड़ा के देखें हम, तो घोड़ा की अस्थियों के साक्ष्य हमें सुरकोतड़ा से प्राप्त हो रहे हैं और वहीं जो है घोड़ा के दांत हमें जो है कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, तो राणा गुंडई से घोड़ों के दांत। शेर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हमें। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो है कहीं से भी शेर के अवशेष नहीं मिले हमें। आप कहेंगे अभी तो बताया था कि जो है घोड़ा, ऊंट और गाय, घोड़ा और ऊंट और गाय का अंकन नहीं है, तो वो अंकन जो है मोहरों पर नहीं है। किस पर नहीं है, मोहरों पर। ठीक है, लेकिन जो है इनके अवशेष तो मिल रहे हैं, इनके अवशेष तो मिल रहे हैं क्योंकि जो है घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो सुरकोतड़ा से प्राप्त हुए हैं। घोड़े के दांत कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो राणा गुंडई से प्राप्त हुए हैं। वहीं जो है
ऊंट की बात करें तो ऊंट का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। वहीं जो है गाय, तो कुबड़ वाला सांड मिल रहा है, बैल मिल रहा है, तो गाय के साक्ष्य तो मिल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, शेर, क्योंकि जो है शेर के अवशेष सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। अगला प्रश्न है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता का अंकन कहाँ से प्राप्त हुआ है, बताओ। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता का अंकन कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता का अंकन है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा से जो है एक ऐसी मोहर प्राप्त हुई है जिस पर जो है मतलब मृण पट्टिका प्राप्त हुई है जिस पर जो है सिंह युक्त देवता का अंकन है, सिंह युक्त देवता का अंकन है। जब उस मृण पट्टिका को देखेंगे तो उस देवता के जो है सिर पर दो सिंह दिए हुए हैं। उसी मृण पट्टिका की दूसरी ओर जो है एक मानव की आकृति अंकित है, और उसी में जो है एक महिला मतलब एक बकरी है। क्या, बकरी। तो बकरी या बकरे को ले जाते हुए ले जाते हुए मानव की आकृति, ठीक है, बकरी या बकरे को ले जाते हुए मानव की आकृति इसी मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण है। तो इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस देवता के प्रति जो है सिंधु सभ्यता के लोगों की श्रद्धा रही होगी, और कहीं ना कहीं ये जो मानव है वो मानव उस देवता के लिए जो है बलि की तैयारी कर रहा है। किसकी तैयारी, बलि। तो कहीं ना कहीं जो है सिंधु सभ्यता में बलि प्रथा देखने को मिल रही है, क्योंकि जो है उस बकरे को क्यों खींच कर ले जा रहा है, क्योंकि जो है उस बलि देने के लिए ले जा रहा है उस देवता के लिए। आज भी जो है वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि कई जो है पिछड़े इलाके या दूरदृष्ट जो है इलाके होते हैं, वहां जो है कहीं ना कहीं बकरे या बकरी की जो है पशु बलि दी जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पशु बलि या बलि प्रथा के अंश देखने को मिलते हैं। और आज जो है वर्तमान समय में देखें तो कई ऐसे जो मंदिर होते हैं, माताओं के मंदिर या जो है देवी देवताओं के मंदिर के, बकरी या बकरे की बलि तो नहीं, कम से कम जो इसका कान तो काट ही देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बलि प्रथा के अंश जो है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर जो है पनपी। नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी है, चार ऑप्शन दिए हुए, बताओ कौन सी पनपी। तो मिस्र की सभ्यता, क्योंकि मिस्र है वो नील नदी के तट पर स्थित है। मिस्र किस नदी के तट पर स्थित है, नील नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। और अगर ये नील नदी ना होती तो मिस्र जो है एक रेगिस्तान की तरह होता, क्यों, और इसी कारण जो है नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। इसी कारण जो है नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, क्योंकि इसके अभाव में जो है इसका क्षेत्र है वो एक रेगिस्तान की तरह होता। ठीक। अगला प्रश्न है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो बताओ कि सबसे पहले जो है किस सभ्यता ने जो है लिपि का आविष्कार किया था। किस सभ्यता ने सबसे पहले लिपि का आविष्कार किया था। तो जो सुमेरियन सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले लिपि का आविष्कार किया था। तो लिपि के आविष्कारक माने जाते हैं जी, लिपि के आविष्कारक। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो है लिपि का आविष्कार है वो सुमेरियन लोगों ने किया था, और इनकी जो लिपि है वो क्यूनीफार्म कहलाती है। क्यूनीफार्म। ठीक है, तो क्यूनीफार्म लिपि है इनकी। तो सुमेरियन लोगों की लिपि कौन सी है, क्यूनीफार्म लिपि है। और विश्व में सबसे पहले जो है लिपि के आविष्कारक सुमेरियन लोग ही माने जाते हैं। और ये जो सुमेरियन है वो कहाँ है, तो इराक में स्थित है। सुमेरियन कहाँ है, इराक में। और सुमेरियन जो है इराक का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है सुमेरियन कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों जो है प्रश्न पूरे हो चुके हैं आपके। अगली जो है क्लास हम सिंधु सभ्यता के बाद में जो है वैदिक सभ्यता से रखेंगे। एक बार और चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन जो है पूरे कंप्लीट हो चुके हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन जो है पूरे हो चुके हैं दोस्तों आपके।
ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और दबा के पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों।